नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खबर दिन भर में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रायपुर से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की नवीन पद स्थापना हुई है। नारायणपुर और धमतरी के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। अजीत वसंत नारायणपुर के नए कलेक्टर बने हैं। ऋतुराज रघुवंशी धमतरी के नए कलेक्टर होंगे। डी राहुल वेंकट को उप सचिव आवास और पर्यावरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तुलिका प्रजापति को छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ का प्रबंध संचालक बनाया गया है। भगवान सिंह गोइको को अंतागढ़ का अपर कलेक्टर बनाया गया है। पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं। चंद्रकांत वर्मा को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का प्रभार दिया गया है। रैना जमील को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर बनाया गया है। पूरी लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर भी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की नवीन पद स्थापना हुई है। बड़ा उलटफेर, नारायणपुर और धमतरी के कलेक्टर हटा दिए गए। सबसे प्रमुख बात, अजीत वसंत अब नारायणपुर के नए कलेक्टर, ऋतुराज रघुवंशी जो कि धमतरी के नए कलेक्टर होंगे। सही कि देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में। जी, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी इसलिए भी क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए हर जिले का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान ये भी देख रहे हैं कि कलेक्टर्स और एसपी का कामकाज कैसा है और उसकी पूरी जो समीक्षा है उसके तहत ये फेरबदल हुआ है और जिसमें कि ऋतुराज रघुवंशी जो हैं उनको धमतरी की जिम्मेदारी दी गई है और उनको नारायणपुर की जगह धमतरी का कलेक्टर बनाया गया है और इसी तरह जो अजीत वसंत हैं उनको नारायणपुर कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जनक प्रसाद पाठक है, टोपेश्वर वर्मा है, नरेंद्र कुमार दुग्गा है, पदुम सिंह एल्मा है, उनको भी अतिरिक्त जो जिम्मेदारियां हैं वो तय की गई हैं। साथ ही साथ जो सीनियर आईएएस हैं रितेश कुमार अग्रवाल, अभिजीत सिंह, उनको भी संयुक्त सचिव गृह विभाग के पद पर रखा गया है। डी राहुल वेंकट जो कि अब तक उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग थे, उनको उप सचिव आवास एवं पर्यावरण बनाया गया है और इसी तरह तुलिका प्रजापति को प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ चंद्रकांत वर्मा जो कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। तो कुल मिलाकर के भेंट मुलाकात के दौरान जो भी जमीनी हकीकत थी वो तो मुख्यमंत्री देख ही रहे थे, उसके अनुसार ये पूरा फैसला लिया गया है। इसके अलावा जितने भी कामकाज आईएएस के थे उस पर सीएम खुद नजर बनाए हुए थे और उसी आधार पर यह कहा गया है कि ये तबादले किए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे बिलासपुर की। आज संजू त्रिपाठी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सकरी बाईपास में जो गोलीकांड हुआ था इसमें खुलासा करते हुए एसएसपी पारुल माथुर ने जानकारी दी है कि संजू त्रिपाठी के भाई और पिता ने ही हत्या की पूरी साजिश रची थी। रिश्तेदार और दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर पूरा विवाद था। सगे संबंधियों के बीच आपसी रंजिश में हत्या की गई। मामले में अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। भाई कपिल और पिता जय नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली और लखनऊ की पुलिस के सहयोग से कपिल त्रिपाठी और सुमित निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में कई अन्य आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसके लिए पुलिस प्रयासरत है। 14 दिसंबर को जो कुछ भी बिलासपुर में हुआ उसकी निगाहें पूरे प्रदेश में लगी हुई थी और सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए इस घटनाक्रम की गुत्थी को सुलझाना। उसमें अहम कामयाबी 5 दिन बाद मिली है। बहुत सारे कॉल डिटेल्स खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जो टोल प्लाजा थे उन तमाम चीज़ों को, तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने के बाद पुलिस ने इस अहम मामले का खुलासा किया। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज़ 18 के साथ में है एसएसपी पारुल माथुर, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो पूरी टीम को आपको बधाई कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। किस तरह से सफलता मिली? पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत ही चैलेंजिंग केस और घटना होते ही एक सनसनी फैल गई थी कि कपिल त्रिपाठी ने ही इसकी हत्या कराई है। पुलिस ने इसको एक ब्लाइंड मर्डर के रूप में ही लिया क्योंकि घटनास्थल पे कोई आई विटनेस नहीं था, किसी प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। हम लोगों ने संदेहियों को उठा के पूछताछ शुरू करी, परिवार वालों से पूछताछ शुरू करी और धीरे धीरे एक जो पूरी कहानी है वो स्पष्ट होती गई। इसमें काफ़ी प्रमुख जो हमें सुराग मिला वो जय नारायण त्रिपाठी जो कि संजू त्रिपाठी और कपिल त्रिपाठी का पिता है,
उसके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग करीब 2 महीने पुरानी थी, ये हमें बरामद हुई, जिसमें कि पिता पुत्र कपिल त्रिपाठी और जय नारायण त्रिपाठी दोनों अपने बेटे संजू त्रिपाठी को मारने की हत्या कराने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और कैसे कैसे शूटर्स बुलाए जाएंगे, कहाँ से बुलाए जाएंगे, किस पर ये ब्लेम डाला जाएगा पूरी घटना को कराने का, और कैसे कपिल त्रिपाठी नेपाल भाग जाएगा घटना करा के, और फिर उसके बाद बाहर रहते हुए कि उसने ये ज़रूर कहा कि मेरा बाहर रहना बहुत आवश्यक है, तभी मैं बाकी सब लोगों को बचा लूंगा। तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें एक बात स्पष्ट लगने लगी कि कपिल त्रिपाठी की इसमें मुख्य भूमिका है। और फिर हमारा मेन प्रायोरिटी ये थी कि किसी भी तरह से ये नेपाल ना पहुंच पाए, क्योंकि एक बार ये नेपाल पहुंच जाता तो पुलिस के लिए जो चुनौती है वो 4 गुना बढ़ जाती डेफिनेटली। हम लोगों ने कपिल त्रिपाठी को जैसे ट्रैक करना शुरू किया तो जानकारियाँ आती रहीं। ये सबसे पहले यहाँ से घटना करके भिलई भागा, भिलई में इसका सहयोगी सुमित निर्मलकर इसको मिला, दोनों उसके बाद से लगातार साथ थे। ये लोग पहले गोंदिया पहुँचे, गोंदिया में कुछ टाइम रुकने के बाद ये लोग वहाँ से भोपाल गए, भोपाल से इंदौर गए, इंदौर से दिल्ली गए, और दिल्ली से इन्होंने एक बस पकड़ी जो कि सीधे काठमांडू की बस थी। हमें ये जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, दिल्ली पुलिस से हमने संपर्क किया और उन्होंने बहुत सहयोग करते हुए हमें उस बस की नंबर और लोकेशन प्रोवाइड की कि वो किस रूट से काठमांडू तक जाएगी। हमने जब उसका पूरा अवलोकन किया तो ये समझ में आया कि लखनऊ के आसपास एक गुंजाइश बन सकती है जब हम इस बस को रोककर इन लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम्स लेकिन थोड़ा पीछे थी, तो हम लोगों ने लखनऊ पुलिस से रात में 12 बजे परसों संपर्क किया और उन्होंने एक बेहतरीन हमें रिस्पांस देते हुए 3 बजे रात को उस चलती बस को रोककर इन दोनों को एप्रीहेंड किया वहाँ पे, और उसके बाद हमारी टीम को इन्होंने कब्जे में लिया। इनके मिलने के बाद संजू त्रिपाठी ने अपने पिता के साथ कई बार मारपीट भी की थी, गाली गलौच एक कॉमन वो था। इसी विवाद को आगे जब ये बढ़ा तो कपिल और संजू के बीच में भी एक मारपीट हुई थी और उसमें एक सिविल लाइन थाने में मई में एक FIR भी पंजीबद्ध हुई थी। तो एक पूरा परिवार एक तरीके से इनसे त्रस्त हो गया था। जितनी भी गिरफ्तारियाँ थीं जो छत्तीसगढ़ या बिलासपुर से जुड़े हुए आसपास के जितने भी लोग थे सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शूटर्स की लोकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं और टीम्स अभी भी फील्ड में लगी हुई हैं। एक बड़ी कामयाबी जो है वो बिलासपुर पुलिस को मिली है, हालांकि अभी शूटर्स की गिरफ्तारी करना शेष है, जिसके लिए पुलिस लगातार जो है काम कर रही है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और चलिए बात करेंगे सीधी की, जहां पर कई साल से बंद पड़ी फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। फैक्ट्री का एक पूरा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। आग के चलते खाली पड़े टैंकरों में भी ब्लास्ट हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम को भी फौरन सूचना दी गई। टीम जैसे यहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर भी काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है क्योंकि ये जांच का विषय है। हालांकि चुरहट थाना क्षेत्र के सर्रा गांव में फैक्ट्री स्थित है और आग की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। तो आग की भीषण लपटें तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई सालों से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, अचानक से इसमें भीषण आग लगी। टैंकरों में भी विस्फोट हुआ है। आगे बढ़ते बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि पुलिस और नक्सली के बीच आज बालाघाट में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में रूपेश नाम का जो नक्सली है वो ढेर हो चुका है। ऑकफोर्स और जिला बल की सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। हराटोला के जंगल में दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। आपको बता दें कि ऑकफोर्स और जिला पुलिस बल जंगल की सर्चिंग में जुटा हुआ है, लेकिन मारे गए नक्सली रूपेश पर 12 लाख का इनाम घोषित था। कान्हा बोरम देव की सक्रिय नक्सली कमांडर कबीर उर्फ सुरेंद्र का एक गार्ड था। तो बालाघाट में नक्सली से मुठभेड़ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसके लिए बधाई देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। पहले 84 लाख से अधिक के नक्सलियों को या तो हमने सलाखों के पीछे किया था अथवा मार गिराया था, और अभी ताजा की अगर संख्या जोड़ी जाए तो 1 करोड़ से ऊपर के इनामी नक्सलियों को या तो मार दिया गया है या सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। हमारी पुलिस की सफलता, बधाई। और अब बात करेंगे कोंडा गांव की। बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। सड़क पर सामान बिखरने से यातायात भी यहां पर प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे 30 पर चौपाटी की एक घटना, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर कोंडा गांव में देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, सड़क पर सारा सामान बिखरा और यातायात NH 30 पर प्रभावित हुआ है।
और अब बात करेंगे रायपुर की। आरक्षण पर सियासत एक तरफ लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस बीच राज्यपाल का दिल्ली दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुसुईया उइके रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। संशोधन विधेयक को लेकर कल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर भी राज्यपाल ने कहा है कि सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। जैसे ही जवाब सामने आएगा उस पर विचार करूंगी। देखिए, ये मेरा हमेशा दिल्ली का रूटीन में रहता है हम लोगों का कि समय समय पर ये मेरा 20 दिन पहले ही प्रस्तावित था कि मैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात करूंगी करके, और इसलिए मैं जा रही हूँ। आरक्षण विधेयक को लेकर कुछ बातचीत होगी क्या राष्ट्रपति? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जब मेरा जाने का हुआ था उस समय तो ये परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी, लेकिन इस बीच में ये परिस्थिति आई है और मैं इस विषय पर भी उनसे चर्चा करूंगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 दिसंबर को विधेयक लाया गया था, 18 दिसंबर को साइन हो जाना। देखिए, मैंने लीगल ओपिनियन से मैंने अपना 10 क्वेश्चन भेजा है और जैसे ही उनका जवाब आएगा उस पर मैं विचार करूंगी। तो आरक्षण को लेकर राज्यपाल क्या सोच रहे हैं, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बार फिर से एक बड़ा बयान आरक्षण को लेकर आज सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमने 32%, 27%, 13% और 4% को मिलाकर कुल 76% आरक्षण दिया है। आरक्षण को राजभवन से रोका जा रहा है। राज्यपाल ने अब तक दस्तखत नहीं किए हैं, और लेकिन हम आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई और है। अनुसूचित जाति जनजाति के जतका जनसंख्या है ओकर अनुरूप ओकर आरक्षण मिलना चाहिए, और ओकरे अनुरूप 2011 के जो सेंसस है तेकर आधार पे हमारा 32% अनुसूचित जनजाति ला और 13% अनुसूचित जाति लेते हैं। यदि अभी फिर से यदि सेंसस हो थे और हमारा अनुसूचित जाति के संख्या बढ़ा थे तो निश्चित रूप से 16 नहीं 17% होते, 20% होते तो बहुत को देवो, लेकिन सेंसस में आए वो आधार है। अगर कि बिना आधार के कोई फैसला करवो तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, रोक लगाते। वैसे भी अभी देखा था तुम्हारा विधानसभा में पारित कर दे 32, 13, 27 और 4 ये 76% के विधानसभा में हम पारित करें, लेकिन राजभवन में रोके बैठे। 2 तारीख के प्रस्ताव है, आज 18 तारीख है, लेकिन अभी तक के राज्यपाल दस्तखत नहीं करा थे। एक मतलब क्या है कि हम तो देना चाहता, लेकिन रुकैया कोई और है, ये आप लोग समझे लगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण पर अपना पक्ष साफ कर दिया, और दूसरी तरफ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी को घेरा है। आपको बता दें कि रविंद्र चौबे ने साफ तौर पर कह दिया है कि राजभवन को सियासी अखाड़ा ना बनाए बीजेपी। रविंद्र चौबे ने यह भी कहा है कि इस मामले को राजभवन में लंबित नहीं रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजभवन को किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। आने वाले अभी शीतकालीन हमारा सत्र है, अभी इस संदर्भ में क्या कुछ किया जा सकता है। उन सबके बावजूद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लंबे समय तक राजभवन में विधेयक लंबित नहीं रहना चाहिए। और गुरु बाबा घासीदास की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रायपुर, मुंगेली और दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेंशनबाड़ा में आयोजित समारोह में कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात हम दे रहे हैं। उन्होंने सभी संभागीय मुख्यालयों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने इस वर्ग के लिए अलग अलग छात्रावास नगर निगम रायपुर द्वारा पेंशनबाड़ा स्थित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास 50 लाख रुपए इसके लिए दिए हैं। ई लाइब्रेरी शुरू करने की भी घोषणा उन्होंने की है, और कई सारी घोषणाएं, कई सारे विकास कार्य की सौगात आज मुख्यमंत्री ने इस जिले को दी है। 2011 में जनगणना हुई तो 2021 के जनगणना तुरंत करना चाहिए, और जनगणना में जितना संख्या आई हमारे अनुसूचित जाति के उतना आरक्षण मैं आप लोग ये बात के वादा करा था। बाबा जी के सानिध्य में होकर छैया में बैठ के जेठ खाम के नीचे बैठ के बात कहा था कि जब का जनसंख्या निकली 2021 के जनगणना में अभी रुके हुए
जिन दिन पूरा हुई 3 दिन जतका 16%, 17%, 18%, 20% जतका भी तुम्हारी जनसंख्या आई ओकर हिसाब से आरक्षण हुई। और एक बार आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस समय जनगणना हुई तीन समय पलायन मत करो। कमती का और हुई समय जनसंख्या अनुसूचित। और इधर बाबा घासीदास की जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंट्रल हॉल में विधानसभा अध्यक्ष ने बाबा के तेल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस मौके पर पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि बाबा के विचार मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं, हमें उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मानवता के पुजारी, मानव धर्म के सच्चे हितैषी परम पूज्य बाबा घासीदास जी का जन्म दिवस है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सत्य, अहिंसा, भाईचारा और प्रेम को जन जन तक फैलाने का काम किया है। उनका ये कार्य सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और विदेशों तक में याद किया जाता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें स्मरण करने आए हैं। और सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंत्री कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार के 4 सालों में लोगों का हाल बेहाल हो गया है। केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का पनाह का बनता जा रहा है। 20 लाख से ज्यादा परिवारों से इन लोगों ने नल छीना, तो ऐसे में उसके बावजूद ये गौरव दिवस मना रहे हैं और नक्सलवाद को मिटाने का दावा कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने अभी अभी बताया कि पूरे देश में नक्सलवाद खत्म हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ नक्सलवादियों का पनाहगार बना हुआ है। बाहर से जो नक्सली खदेड़े जा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और 13 से 14 हजार नक्सलियों ने एक बड़ी रैली निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी और लगातार यहां ग्रामीणों की हत्या, आदिवासी लोगों की हत्या नक्सली कर रहे हैं। ऐसे में अपराध, अत्याचार, अन्याय इन 4 वर्षों में अपनी सीमाओं को लांघ चुका है। उधर कोरिया में पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कहा है कि प्रदेश में अवैध शराब की खुलेआम और धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। प्रदेश में ऑनलाइन चावल नहीं मिलेगा, लेकिन शराब जरूर मिलती है। और कवर्धा जिले में सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान परेशान हैं, क्योंकि सब्जी के उचित दाम उन्हें नहीं मिल रहे हैं। भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। किसान बताते हैं कि टमाटर के उत्पादन का लागत भी नहीं मिल पा रही है। 25 किलो टमाटर का कैरेट कभी 500 से 700 रुपए में बिकता था, जो अब महज 80 रुपए में बिक रहा है। किसान बताते हैं कि बाड़ी में मार्केट तक कैरेट ले जाने का खर्च भी 100 से 150 रुपए तक आ जाता है। इसमें इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर से लगे फरहत चौक के पास 100 साल पुराने सार्वजनिक तालाब को माफियाओं की नजर लग गई है। इसके बाद धीरे धीरे उसे पाटकर उसे बेचा जाने लगा था और इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। साक्ष्य और दस्तावेजों को देखते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम को मामले में पार्टी बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि माफियाओं के दबाव में प्रशासन ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अब खबर सरगुजा से, जहां अवैध खनन पर खनन विभाग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि लखनपुर थाना क्षेत्र के गुमगरा के खाल कछार में कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है, जिसमें संज्ञान लेते हुए पुलिस ने छापेमारी की। मौके से करीब 50 टन अवैध कोयले को जब्त किया है। उधर बलरामपुर जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर अधौरा ग्राम पंचायत में ग्रामीण लगातार पेड़ों की कटाई से परेशान हैं। जंगल के बीच पेड़ों को काटकर वन भूमि पर कब्जे की कोशिश का मामला भी सामने आया है। ग्रामीण पहले झोपड़ी बनाकर घेराबंदी कर रहे थे और फिर दीवार का भी निर्माण करने लगे। खबर दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।